नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय सरकार किस हिसाब से यहाँ कार्य करती है, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। ये बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है, विदेशों का संविधान। उसमें हम स्विट्जरलैंड पढ़ाएंगे, स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार। तो स्विस शासन की संरचना जो है तो ब्रिटिश व अमेरिका के मिश्रण देखी जाती है। ब्रिटिश संविधान और अमेरिका के संविधान का मिश्रण स्विस शासन व्यवस्था है। इसकी अपनी विशेषताएं भी हैं जो हम पहले पढ़ा चुके हैं इसको, जो इसे विश्व की अन्य राजनीतिक संस्थाओं से बिल्कुल भिन्न बनाती हैं तथा उन्हीं में इसका असाधारण महत्व देखा जाता है। विचित्र संघीय सरकार, जिसे पुराने संविधान के अंतर्गत संघीय परिषद भी कहते हैं, तथा संघीय संसद, जिसे पहले संघीय सभा कहते थे, वर्तमान में संघीय संसद कहते हैं उसे। उधर संसद का नाम है संघीय संसद कहते थे। इसका गठन व उनकी कार्यशैली में भी देखा जा सकता है, जो स्विट्जरलैंड राजनीतिक व्यवस्था को विश्व की प्रमुख व्यवस्थाओं में अपना स्थान रखने का अधिकार बनाती हैं। तो स्विट्जरलैंड की जो संघीय कार्यपालिका है वो एक असाधारण या विचित्र संस्था है, जिसे विशिष्ट अर्थ में स्विस कहा जा सकता है। देखने में इसके कुछ लक्षण ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से है तो कुछ अन्य लक्षण अमेरिकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था से मेल खाते हैं। कुछ लक्षण तो इसके संघीय ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से देखे जाते हैं और कुछ अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक शासन है उससे मिलते जुलते हैं, किंतु वास्तव में ये दोनों से मूलतः भिन्न हैं और इसका उदाहरण विश्व की किसी अन्य शासन व्यवस्था में नहीं मिलता है। इसका रूप बहुल्य है क्योंकि इसका एक अध्यक्ष नहीं है, सभी राष्ट्रपति समान हैं क्योंकि स्विस गणतंत्रीय गण किसी राजा या प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाकर उसका अधिनायकवाद स्थापित करना नहीं चाहता है। यह कहा जा सकता है कि विश्व के किसी अन्य देश की कार्यपालिका व्यवस्था इतने ध्यान के आकर्षण का पात्र नहीं है जितनी स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार है। इसमें जेम्स ब्राइस के अनुसार, जेम्स ब्राइस कहते हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ अध्ययन की पात्र है। फ्रांस के संसदीय व अध्यक्षीय व्यवस्थाओं के मिश्रण ने दोनों के गुणों को लिया लेकिन अवगुण को त्यागा है। स्विस नमूना ऐसी कुशलता से आगे निकलकर सभी को चकित कर देता है। इसका गठन कैसे होता है? संघीय शासन में कुल 7 सदस्यगण हैं, जिन्हें संघीय संसद अपने संयुक्त अधिवेशन में 4 वर्ष को चुनती है। इसमें वरिष्ठता के क्रम को ध्यान में रखते हुए एक सदस्य को 1 वर्ष के लिए परिसंघ का राष्ट्रपति और उससे कम वरिष्ठ सदस्य को 1 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति की स्थिति मात्र औपचारिकता है क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो एक व्यक्ति ही कर सकता है, जैसे किसी विशेष अवसर पर ध्वजा आरोहण करना या विदेशी स्थिति का स्वागत करना या कोई महत्वपूर्ण घोषणा करना आदि। संघीय संसद अपने सदस्यों में से ही इन मंत्रियों का चुनाव करती है, किंतु पद ग्रहण करने से पूर्व उन्हें संसद की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। इसका कार्यकाल प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल से मेल खाता है, क्योंकि जब नई सभा का गठन होता है तभी इसका गठन किया जाता है। यदि बीच में सभा भंग हो जाए तो यह भी भंग हो जाती है, अतः नए चुनाव के बाद इसका नया गठन होता है। यदि बीच में कोई स्थान रिक्त हो जाए तो संघीय संसद के संयुक्त सत्र में शेष अवधि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुनकर खाली स्थान भर दिया जाता है। यह एक स्वस्थ परंपरा पड़ चुकी है कि उन्हीं लोगों को बार बार चुन लिया जाता है जब तक कि कोई अपनी अनिच्छा व्यक्त न करे। लोग विनम्र स्वभाव के व्यक्ति को पसंद करते हैं, इसके लिए जिनका स्वभाव विनम्र हो, इसलिए ऐसे लोगों का चुनाव हो सकता है
जो अपने सार्वजनिक जीवन में अपनी विनम्रता का परिचय दे चुके हों। यही कारण है कि आमतौर पर 15 या 20 वर्ष तक वही लोग इसके सदस्य बने रहते हैं। सिग्नोर मोटा लगभग 35 वर्षों तक अपने पद पर कार्य करता रहा। सिग्नोर एक मोटा इसका सदस्य था जो 35 वर्षों तक इसका सदस्य बना रहा। फिर होता है विभाग में होता है कि संघीय सरकार का सारा काम 7 विभागों में पास होता है। 7 विभागों के पास होता है। राजनीतिक, गृह, न्याय व पुलिस, सेना, वित्त या उत्पादन शुल्क, लोक अर्थव्यवस्था तथा डाक व रेलवे। शासन का हर सदस्य अपने विभाग का अध्यक्ष तथा किसी अन्य विभाग का स्थानापन्न अध्यक्ष होता है। वही यह तय करती है कि विभागों के बीच कार्यों को वितरण किस प्रकार से किया जाए। एक होता है फिर परिसंघ का अध्यक्ष। जैसे पीछे हम कह चुके हैं कि संघीय शासन का कोई अध्यक्ष नहीं होता है। यह बहुल्य कार्यपालिका का रूप है। फिर भी कुछ औपचारिक कार्यों को करने के लिए 1 वर्ष के लिए किसी सदस्य को परिसंघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। वह राजदूतों की नियुक्ति करता है तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व भी करता है वही, तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत भी करता है तथा असाधारण स्थिति में संकट काल की घोषणा भी करता है। परिसंघ का अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति या ब्रिटेन प्रधानमंत्री की तरह वह अपने मंत्रियों का चयन नहीं करता है, नियुक्ति नहीं करता है, ना ही वह संघीय संसद के पास बिलों को रोक सकता है। फिर इसकी संघीय सरकार की होती है, इसमें क्या शक्तियाँ इसको प्राप्त हैं, जैसे शक्तियाँ और उसका कार्यकाल। तो संघीय सरकार की व्यापक शक्तियाँ व कार्य उसके पास हैं। जैसे यह संघीय व्यवस्था का कार्यपालिका का अंग होता है। जो संघीय सरकार होती है इसको कार्यपालिका का एक अंग है। यह परिसंघ के संविधान तथा संघीय कानूनों व आदेशों के अनुसार देश का प्रशासन चलाती है। देश का पूरा प्रशासन इसके हाथों में रहता है। जो कार्यपालिका भारत में रहती है वहाँ संघीय सरकार रहती है और पूरा कारोबार वही देखती है। तो ये होता है विधायन के क्षेत्र में संघीय सरकार बिलों या प्रस्तावों को तैयार करती है तथा उन्हें संघीय संसद में पेश करती है। जैसे यदि इस बार में कैंटनों की सरकारें कोई सुझाव मांगे तो यह उन्हें प्रारंभिक सुझाव दे सकती है। यह योजना भी बनाती है कि तथा उन्हें संघीय संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती है। इस प्रकार यह संघीय संसद में बिलों की मतभेदों पेश करती है जो वहाँ से पास होने के बावजूद कानून बन जाते हैं। और फिर आता है संघीय सरकार संघीय वित्त पर नियंत्रण रखती है। तो संघीय सरकार क्या है, जो संघीय वित्त मंत्रालय रहता है तो उस पर नियंत्रण रखने का भी काम संघीय सरकार करती है। यह बजट तैयार करती है तथा सरकारी आय व्यय का ब्यौरा संघीय संसद में पेश करती है। यह राजस्व की उगाही भी करती है तथा बजट द्वारा मान्य व्ययों का निरीक्षण भी करती है और इसे कुछ न्यायिक कृत्य भी प्राप्त है। न्याय के क्षेत्र में भी यह कार्य कर सकती है। यह सरकार के विभागों तथा संघीय रेलवे प्रशासन के खिलाफ लोगों की शिकायत सुनती है। यदि प्रांतीय सरकारें प्राथमिक स्कूलों में भेदभाव, व्यापार से संबंधित संधियां, पेशों या आवास से जुड़ी समस्याएं, प्रांतीय चुनाव, सैनिक कर आदि के बारे में कोई निर्णय लेती है तो उनके खिलाफ संघीय सरकार में अपील की जाती है, जो ऐसे निर्णय को बराबर रख सकती है। विशेष लक्षण इसको क्या प्राप्त हैं, जैसे विशेष लक्षण में है कि स्विस कार्यपालिका बहुल्य कार्यपालिका है। जो स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है तो वो बहुल्य कार्यपालिका है। वैसे भी कई बार बता चुके हैं कि वहाँ 7 राष्ट्रपति की शक्तियाँ बराबर हैं। परिसंघ का अध्यक्ष नाम मात्र का है जो हर वर्ष बदल जाता है। जो परिसंघ अभी हमने बताया है तो वहाँ का अध्यक्ष नाम मात्र का होता है और हर साल वह बदल जाता है। इसका गठन किसी एक नेता के हाथ में नहीं है बल्कि 7 सदस्यों की संघीय संसद चुनती है। इससे भिन्न ब्रिटेन कैबिनेट प्रधानमंत्री तथा अमेरिकी कैबिनेट राष्ट्रपति की अध्यक्षता के अधीन है, इसलिए वे एकल कार्यपालिका कही जा सकती है।
फिर आता है संघ, जो विशेष लक्षण है उसमें क्या है, कार्यपालिका बहुल है और संघीय संसद अपने संयुक्त सत्र में इन 7 सदस्यों को चुनती है। जो संयुक्त संसद होती है, संयुक्त सत्र चलता है तो वो इन 7 सदस्यों को चुनती है। यह चुनाव सामान्यतः 4 वर्षों के लिए किया जाता है, क्योंकि जब प्रतिनिधि सभा भंग हो जाती है तो यह भी भंग हो जाती है। जो प्रतिनिधि सभा वहाँ रहती है वो भंग हो जाती है तो यह भी भंग हो जाती है। जब नई सभा बनती है तो इसका गठन नया गठन कहा जाता है। स्वस्थ परंपरा के अनुसार बार बार उन्हीं लोगों को चुन लिया जाता है, अतः वे राष्ट्रपतिगण बहुत लंबे समय तक अपने पदों पर कार्य कर सकते हैं। बहुल्य कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति रहते हैं वो बहुत लंबे समय तक कार्य कर सकते हो उसमें, और उसमें विनम्रता जरूरी होता है। यह स्थिति भी ब्रिटेन व अमेरिकी व्यवस्थाओं से भिन्न है, जहां मंत्रीगण थोड़े थोड़े समय के बाद बदलते रहते हैं और ऐसी स्वस्थ परंपरा नहीं है कि उन्हें बार बार चुन लिया जाए। फिर आता है संघीय सरकार। राष्ट्रीय कार्यपालिका है किंतु वह संघीय संसद के तले है। जो संघीय सरकार है वह संघीय संसद के तले रहती है। यह संघीय संसद के कानूनों तथा उनके द्वारा स्वीकृत योजनाओं व कार्यक्रमों को लागू करती है। यह संघीय संसद को अपने कृत्यों की रिपोर्ट भेजती है। यह संघीय संसद में अपने द्वारा तैयार किए गए बिलों के मकसदों पेश करती है, और किंतु उनका पास करना संघीय संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये सारा काम करती है लेकिन संसद को वहाँ अधिकार प्राप्त है और सारा कार्य संसद ही देखती है। यदि कोई बिल पास नहीं होता है तो इसके कार्यकाल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्विस कार्यपालिका का मिश्रित रूप। स्वस्थ परंपराओं के अनुसार एक कैंटन से 1 से अधिक तथा एक दल से 2 से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं, अतः यह सदैव मिलीजुली सरकार की तरह काम करती है। सभी सदस्यगण संघीय संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, किंतु वे अपने सदस्य नहीं हैं और इसलिए वे अपना वोट नहीं दे सकते हैं। फिर आता है स्विस कार्यपालिका एक अर्थ में गैर दलीय संगठन है। तो यह ठीक है कि सभी राष्ट्रपति किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, किंतु यह दलीय कट्टरता को कोई जगह नहीं है। कट्टरपन यहाँ नहीं होता है। स्वस्थ परंपरा के अनुसार किसी पार्टी के 2 से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं। भले बहुत सारी पार्टी होती हैं लेकिन 2 से अधिक राष्ट्रपति उस पार्टी के नहीं होते हैं, अतः यह गठबंधन सरकार जैसी लगती है। चूँकि स्विस लोग का स्वभाव अपनी विनम्रता के लिए जाना जाता है। हमेशा स्विस लोगों का स्वभाव, जो उनका नेचर होता है, वो विनम्रता के लिए प्रसिद्ध है। अतः यहाँ दलगत राजनीति के आधार पर संघर्ष नहीं होता है जैसे और देशों में होता है। भारत में भी दलीय दलों में बड़ा संघर्ष और बड़ा कटाक्ष रहता है हमेशा शब्दों में, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं देखा जा सकता है। इसके विपरीत ब्रिटेन व अमेरिका कैबिनेट दलगत आधार पर बनती व कार्य करती है। यदि ब्रिटेन में सत्ताधारी दल अपनी कैबिनेट बनाता है तो विपक्ष की छाया कैबिनेट बनती है, तो उसमें देखा नहीं जा सकता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार समझ में आ गई होगी कि वहाँ किस तरह से सरकार चलती है, कार्यपालिका किस हिसाब से कार्य करती है। धन्यवाद दोस्तों।